हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। जो आपका सीजी टेट हुआ था 2022 में, आपका सीजी टेट हुआ था, जो आपके हिंदी के 30 क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। और ये आपका होगा जो आपके प्राइमरी लेवल में हुआ था, जो कि आपका होता है क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ तक के बच्चों के लिए। इसमें से जो 30 क्वेश्चंस हैं उन्हें आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने सीडीपी, हिंदी, एसएसटी और कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट कर ली हैं। तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाकर देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे तो सभी को फ्री क्लासेस मिल सकेंगी। हाँ, जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सीजी टेट हो गया और आपके 2 बार जो भर्ती से रिलेटेड जो पेपर हुई है, एक हुआ था आपका 2019 और एक हुआ था आपका 2023, इन सभी के क्वेश्चंस पेपर को भी डील करेंगे। तो जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो सीजी व्यापम टेट का आपका एग्ज़ाम हुआ था 2022, उसमें जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुई थी, मतलब कि 1 to 5th जो प्राइमरी लेवल का होता है, उसमें जो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, टोटल 30 क्वेश्चंस हिंदी के, उन्हें हम आज की इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है, ये लोकोक्ति से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस सेक्शन से आपके कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन सा सेक्शन पढ़ना है, क्योंकि अभी जो सीजी टेट 2024 का आपका पेपर होने वाला है, तो उसकी तैयारी आपको कैसी करनी है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे तरह से पता चल जाएगी। और यहाँ आपको बिल्कुल सीजी टेट और शिक्षक भर्ती दोनों की तैयारी कराई जा रही है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो आप देख सकते हैं, लोकोक्ति से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा गया कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, धनवान होना, असंभव होना, उच्च और साधारण की तुलना, या गुण के विरुद्ध नाम। तो जो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च और साधारण की तुलना। जो उच्च और साधारण की तुलना होती है, यही आपका सही अर्थ हो जाएगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति का मतलब ये होता है कि लोकोक्ति को आप कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति को अगर आपको किसी और नाम से पूछा जाए तो इसे हम कहावत भी कहते हैं। और जो कहावत होता है वो एक साहित्यकार के रूप में इसे माना गया है। कहावत जो होता है अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। जो कहावत आपका होता है वो अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है, जिसका हम खंडन करके अपने शब्दों में उसे बताते हैं, उसका अर्थ बताते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक पूर्ण वाक्य है, तो उसका हम अपने शब्दों में एक अर्थ निकालते हैं, उसे ही हम लोकोक्ति का नाम देते हैं। और जो लोकोक्ति होती है इसमें आपके काल, वचन और पुरुष के अनुसार इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जो आपका काल होता है, वचन होता है, पुरुष के अनुसार इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका उद्देश्य बेसिकली ये होता है कि इसमें तर्क द्वारा किसी भी बात को साबित करना होता है या विरोध करना होता है। तो यही आपकी लोकोक्ति का अर्थ होता है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि लोकोक्ति क्या होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च और साधारण की तुलना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। जब हमने हिंदी के लेक्चर्स कराए थे तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था। तो जिन्होंने भी वो क्लासेस देखी होंगी उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी क्लासेस है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ कराई जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें भी सीजी टेट और शिक्षक भर्ती
की तैयारी करनी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। तो देख सकते हैं आप, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हिंदी भाषा का विकास है, उसका सही क्रम आपको बताना है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या अवहट हिंदी। पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश या अवहट हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट संस्कृत या हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट संस्कृत या हिंदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले संस्कृत की उत्पत्ति हुई, उससे जो है पाली बनी, उसके बाद प्राकृत, फिर उससे अपभ्रंश, फिर उससे अवहट, फिर उसके बाद हिंदी। तो इस प्रकार से जो हिंदी भाषा का विकास का क्रम है वो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो ये इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही बने। आप भी साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंध कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में जो भाषा संबंध का कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, ये आपसे पूछा गया है। कंप्यूटर, समाचार पत्र, बाल साहित्य या टेलीविजन। तो जो व्यापम ने इसका सही आंसर लिया था वो था आपका टेलीविजन। सबसे अच्छा संसाधन जो भाषा सीखने का माना गया है प्राथमिक स्तर पर वो हो जाएगा आपका टेलीविजन। तो व्यापम ने इसका आंसर लिया था टेलीविजन। इस प्रकार से इसका आंसर आप टेलीविजन ही लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। गिन गिन कर पैर रखना, कछुआ चाल, घोड़े बेचकर सोना या नाक काटना। आप देख सकते हैं पहला आपका था लोकोक्ति से प्रश्न, अब ये है आपका मुहावरे से प्रश्न। तो मुहावरे और लोकोक्ति को हम एक ही चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं मुहावरे और लोकोक्ति से आपके दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हो गया आपका भाषा विकास से क्वेश्चन पूछा गया है और एक आपका ये है हिंदी पेडागोजी से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पेडागोजी के क्लासेस भी हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। हम इसके एक सभी ग्रामर पोर्शन को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम पेडागोजी के क्लासेस भी अल्टरनेट डेज में लाते रहेंगे। तो आप डेली सभी क्लासेस को ज़रूर देखा करिए, इससे जो है आपके एग्ज़ाम तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो बेफिक्री के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, गिन गिन कर पैर रखना, कछुआ चाल, घोड़े बेचकर सोना, नाक काटना। इसका तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घोड़े बेचकर सोना। इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बेफिक्री है वो घोड़े बेचकर ही सोएगा, उसे किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं है, तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है बेफिक्री, और जिसका अर्थ होता है घोड़े बेचकर सोना। अब मुहावरा जो होता है वो एक ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराता है, वो होता है आपका मुहावरा। जो किसी भी मुहावरे का बेसिकली ये अर्थ होता है वो किसी सामान्य अर्थ का बोध नहीं कराता है, किसी भी सामान्य अर्थ का बोध नहीं कराता है, किसी एक जो विलक्षण अर्थ होता है उसकी प्रतीति कराता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। तो आपका मुहावरा शब्द है वो अरबी भाषा से आया है जिसे हम हिंदी में उपयोग करते हैं। मुहावरा जो है ये मुहावर है, मुहावर जो है शब्द वो आपका अरबी भाषा से आया है और हिंदी में हम इसे मुहावरा के नाम से जानते हैं। जो मुहावरे शब्द की उत्पत्ति है वो आप जान सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, अरबी भाषा से इसे लिया गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको मुहावरे के बारे में पता होनी चाहिए। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है। इसमें आपको पद क्रम से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो सही आपको पद क्रम बताना है, मतलब किसी एक आपको सही वाक्य के रूप में अरेंज करके बताना है, ये इसमें बेसिकली पूछा गया है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है पुस्तक, या पढ़ता लड़का पुस्तक है। तो इसका आंसर तो आप देखकर ही समझ गए होंगे कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़का पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक लड़का पढ़ता है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, लड़का पढ़ता है पुस्तक ये भी गलत हो जाएगा,
पढ़ता लड़का पुस्तक है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो वाक्य को पढ़कर ही हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा वाक्य सबसे पहले आएगा। जो आपके वाक्यों का पद क्रम होता है, जो उसका सही क्रम होता है, सबसे पहले आपका आता है कर्ता, उसके बाद आपका आता है कर्म, फिर उसके बाद आपका आता है क्रिया। तो आप देख सकते हैं जो आपका कर्ता हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लड़का, और जो आपका कर्म होगा वो होगा आपका पुस्तक, और जो क्रिया होगी वो होगा आपका पढ़ना। तो इस प्रकार से आप इसे बांट कर भी समझ सकते हैं कि वाक्य का सही पद क्रम कौन सा होगा। तो आपको वाक्यों के बारे में ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले आता है आपका कर्ता, फिर आता है कर्म और क्रिया। कर्ता हो जाएगा आपका लड़का, कर्म हो जाएगा आपका पुस्तक, और क्रिया हो जाएगा आपका पढ़ना। तो इस प्रकार से आपको सभी चीज़ें पद क्रम के बारे में पता होनी चाहिए। जो वाक्यों का पद क्रम होता है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और दोबारा इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद रखेंगे, और जो भी इसमें पॉइंट्स मेरे द्वारा बताई जा रही है उसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। जो आपके एडिशनल पॉइंट्स हैं उनसे आपके क्वेश्चंस पूछने की बहुत संभावना बनती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अनुस्वार युक्त शब्द है कार्य, अंगूर, अग्र या गांव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंगूर। जो अंगूर है, हमने जब वर्णमाला पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि अम जो होती है वो अनुस्वार के अंतर्गत आती है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंगूर। अनुस्वार का मतलब होता है जिसका प्रयोग हम मोस्टली तत्सम शब्दों में ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। जो आपके तत्सम शब्द होते हैं उनमें हम इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, और इसका उच्चारण जो होता है सबसे ज़्यादा होता है नाक से। अंगूर आप बोल कर देखेंगे तो इसके उच्चारण में नाक से आपके अधिक हवा निकलेगी, ना कि आपके मुंह से। मुंह से बहुत कम हवा निकलती है। जिस भी शब्द में अनुस्वार लगा होता है, जैसे अंगूर, चंचल, कंकण, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनसे आपके नाक से ज़्यादा हवा निकलती है अपेक्षा मुंह के। और ये जो होती हैं हमेशा स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। जो भी आपकी अनुस्वार होती हैं वो हमेशा स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। ये आप देख सकते हैं अंगूर में अ हमारा स्वर है और ग है हमारा व्यंजन। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अनुस्वार के बारे में ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा अंगूर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कम बोलता है को एक शब्द में क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने कराया था जब हमने हिंदी के लेक्चर्स कराए हैं, उसमें भी हमने ये क्वेश्चन कराया था। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी इसमें रिपीट हुआ है। कम बोलता है उसके लिए एक शब्द बताना है आपको, अल्पभाषी, मृदुभाषी, वाचाल या वक्ता। तो जो कम बोलता है उसे हम कहते हैं अल्पभाषी। जो कम बोलता है उसे हम अल्पभाषी के अंतर्गत रखते हैं, और जो आपका मृदुभाषी होता है उसे हम बोलते हैं मधुर भाषा। मधुर भाषा बोलने वाले को हम मृदुभाषी कहते हैं। वाचाल का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा अधिक बोलता है। जो अधिक बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। और जो आपका वक्ता होता है उसे हम बोलने वाला ही कहते हैं, मतलब वक्ता को ही हम बोलने वाला के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए कि हम देख सकते हैं जो कम बोलता है उसे हम अल्पभाषी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, है आपका पेडागोजी से पूछा गया क्वेश्चन। पेडागोजी से आप देख सकते हैं आपके 2 क्वेश्चन अभी तक हो गए। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, भाषा सीखने का प्रथम चरण कौन सा है, बोलना, लिखना, पढ़ना या सुनना। तो जो भाषा सीखने का सबसे पहला क्रम होता है उसका क्रम आप नोट कर लेंगे। इसका जो क्रम है सबसे पहला होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, उसके बाद लिखना। ये आपके भाषा का क्रम होता है। तो इसमें सबसे पहला चरण आपसे पूछा गया है, पहला चरण हो जाएगा आपका सुनना। इस प्रकार से इसमें जो डी ऑप्शन है सुनना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लास आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, तभी हम इसके जो और भी सेक्शंस हैं उनके भी
सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे। जितने भी 30 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जो भी आपका सीजी टेट हो या शिक्षक भर्ती परीक्षा, उनसे हम सभी क्वेश्चंस को लेकर यहाँ आएंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और आगे भी अगर आपको इसी से रिलेटेड क्लासेस चाहिए तो हम वो सभी क्लासेस एक एक करके लाएंगे। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। ये भी आपका पेडागोजिकल क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं इसमें कम प्रभावी तरीका आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस इसमें दिया गया है, कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या श्रुतलेख। तो इसमें जो सबसे सही आंसर हो जाएगा, सबसे कम प्रभावी तरीका आपसे पूछा गया है, तो जो श्रुतलेख है आपका वो सबसे कम प्रभावी तरीका हो जाएगा। श्रुतलेख का मतलब ही होता है किसी वाक्य को सुनकर लिखना, तो ये सबसे कम प्रभावी तरीका हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी तक पेडागोजी के से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से द्विगु समास नहीं है। आपको द्विगु समास नहीं है ये बताना है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, पंचवटी, त्रिभुवन, पसेरी या चतुर्भुज। तो जो द्विगु समास होता है उसमें बेसिकली हम नंबर से क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं। मतलब कि किसी में 2 दिया होगा किसी शब्द में तो वो आपका द्विगु समास के अंतर्गत आएगा, 3 दिया है तो वो द्विगु समास के अंतर्गत आएगा, 5 दिया है तो वो भी, मतलब संख्या से जो है आपका द्विगु समास बनता है। आप संख्या से पहचान सकते हैं कि कौन सा द्विगु समास है कौन सा नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, आपसे नहीं है ये पूछा गया है, तो जो पंचवटी है ये भी आपका द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। आप देख सकते हैं इसमें संख्या का यूज हुआ है 5, मतलब पंच का मतलब ही होता है 5। त्रिभुवन में आपके 3 संख्या का यूज हुआ है, तो ये आपका त्रिभुवन भी इसमें सही हो जाएगा। पसेरी में भी आपके 5 संख्या का यूज हुआ है, तो ये भी इसमें सही हो जाएगा। तो जो नहीं है ये पूछा गया है, तो जो चतुर्भुज है ये आपका नहीं होगा। चतुर्भुज आपका आता है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। जो बहुब्रीहि समास है उसके अंतर्गत आपका चतुर्भुज आता है। चतुर्भुज का अगर आप समास विग्रह करके देखेंगे, चतुर्भुज का जो समास विग्रह होगा उसका होगा 4 हैं भुजा जिसके, 4 हैं भुजा जिसके, ये आपका हो जाएगा चतुर्भुज का समास विग्रह। अर्थात जो भगवान विष्णु होते हैं, भगवान विष्णु को ही चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है, जिनकी 4 भुजाएं होती हैं। इस प्रकार से आप समास को विग्रह कर करके देखेंगे तो आपसे जो है समास के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो आपने देखा समास से एक क्वेश्चन पूछा गया है। आगे भी हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस किस किस सेक्शन से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है, ये पूछा गया है। कौन सा आपका बहुब्रीहि समास नहीं है ये आपसे पूछा गया है। चतुरानन, चौलड़ी, शतरस या सतखंडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपको बहुब्रीहि समास नहीं पूछा गया है, कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, तो ये जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शतरस। जो आपका शतरस है वो नहीं होगा, ये आपका होगा द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इसमें 6 रसों का जो समूह है, षट रस का ही मतलब होता है 6 रसों का समूह। इसमें 6 संख्या है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जो चतुरानन, चौलड़ी और सतखंड है इसके आप समास विग्रह करेंगे तो ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। और जो आपका शतरस है ये आपके द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हैं समास से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सर्वनाम से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है यह आपको बताना है। रोटी मत खाओ, तुम क्या खा रहे हो, वह जो न करे सो थोड़ा, उसने कुछ नहीं खाया। तो जो निश्चयवाचक का पहचान है वो आप देख सकते हैं। निश्चयवाचक के पहचान में आता है यह, वह, ये और वे। तो जो ये क्वेश्चन था वो व्यापम के द्वारा विलोपित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, आपके पेडागोजी क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है, भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है। आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक या आंगिक,
लिखित, यांत्रिक, आंगिक या वाचिक, यांत्रिक, आंगिक, वाचिक या लिखित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निशाचर का अनेकार्थी शब्द क्या हो सकता है। अब अनेकार्थी शब्द से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। जिन जिन सेक्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन सभी सेक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इससे जो है आपको पता चल रहा है कि किस सेक्शन को आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। सकते इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उल्लू, रजनी, सेवार या मेंढक, इसका आंसर हो जाएगा उल्लू। जो निशाचर का अनेकार्थी शब्द होगा वो उल्लू हो जाएगा। निशाचर को आप और भी अनेक नाम से जान सकते हैं, जैसे निशाचर का अर्थ होता है राक्षस, उल्लू, उल्लू तो ऑप्शन में दिया ही गया है, सियार, निशाचर को आप सियार के नाम से भी जानते हैं, चोर के नाम से भी जानते हैं, प्रेत, सर्प, बिल्ली, ये भी नाम आपके निशाचर के अंतर्गत आते हैं। तो निशाचर के अनेक नाम ये भी हैं, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। अब आपके वाक्यों को पहचानने से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तुम खाओ, क्या तुम खा रहे हो, उसने खा लिया होगा, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। जिसमें संदेह हो, संदेहवाचक वाक्य का ही मतलब होता है जिस वाक्य में किसी प्रकार का संदेह हो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम खाओ, ये आपका संदेहवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा। क्या तुम खा रहे हो, ये आपके प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। उसने खा लिया होगा, यह ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा क्योंकि आपको इसमें संदेह है कि उसने खाया होगा या नहीं खाया होगा, तो इसमें एक संदेह व्यक्त कर रहा है इस वाक्य से, तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। उसने खा लिया होगा, ये आपके संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, ये भी इसमें गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने खा लिया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। जो साहित्य है और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये इसमें बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। और इसमें जो अशुद्ध वाक्य हैं ये तीनों इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएंगे। जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, इसका जो सही वाक्य हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका श्री कृष्ण के अनेकों की जगह यहाँ हो जाएगा अनेक नाम है, क्योंकि अनेक ही अपने आप में एक बहुवचन शब्द है, तो इसमें अनेकों का यूज नहीं कर सकते। अनेक ही अपने आप में एक बहुवचन है, तो यहाँ पर लिखा जाए कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है। इस प्रकार से मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, कसरत इसमें गलत हो गया है। कसरत की जगह आपका आएगा रियाज। गाने की कसरत नहीं की जाती, गाने की जो की जाती है वो होती है रियाज की जाती है। और जो इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, तो आयु के जगह आपकी अवस्था आएगी। अवस्था जो है आपकी 40 वर्ष की है। इस प्रकार से इसमें जो सही वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। लोकोक्ति का अर्थ है, लोकोक्ति से आप देख सकते हैं आपके बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो लोकोक्ति आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है। तो इसमें जो है आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, आकार की रोटी ना बनना, नीचे गिर जाना या नीचे कर्म करना। तो इसका आंसर हो जाएगा जो उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका आंसर हो जाएगा सही, सम्मान नष्ट होने के बाद फिर किसकी चिंता, ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, अनेकार्थी शब्द हमने देख लिया। अब विलोम शब्द, इन सब से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ चिरंतन शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं चिंतन, मनन, नश्वर या विचार। इसका सही आंसर हो जाएगा चिरंतर का हो जाएगा नश्वर। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द होता है नश्वर। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19,
किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है? मुहावरे और लोकोक्ति से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं स्वादिष्ट, अधिकारहीन, लंबी वस्तु या सब्जी। इसका आंसर हो जाएगा किस खेत की मूली का जो अर्थ होगा वो सही अर्थ हो जाएगा अधिकारहीन। अधिकारहीन किस खेत की मूली मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? जो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा। ये आपके फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला से पूछा गया क्वेश्चन है और हमने वर्णमाला के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। तो जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी है, जाकर सभी क्लासेस को आप देख लीजिए, क्योंकि सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ लाई जा रही है और वो भी बिल्कुल फ्री। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं अक्षर, अर्थ, शब्द या वाच्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शब्द। जो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम कहते हैं शब्द। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शब्द। जल को अगर आप दो भागों में तोड़ेंगे तो ये दो प्रकार की ध्वनियां हैं और इन दोनों ध्वनियों से मिलने पर एक शब्द का निर्माण हो रहा है, तो उसे ही हम शब्द कहेंगे। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण के समूह को हम शब्द के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शब्द। नेक्स्ट हमारा फिर से पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ करता है 8 से 10 माह में, 6 से 7 माह में, 2 से 3 वर्ष में या 4 वर्ष में। तो जो वर्षों में है, वर्षों में तो बहुत ही लंबा समय हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो आप देखकर ही गलत कर दीजिए। तो 8 से 10 माह में जो बच्चा ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना आरंभ करता है, या फिर 6 से 7 माह में। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 से 7 माह में। 6 से 7 माह में ही जो बालक होता है वो ध्वनि को सुनकर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 7 माह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया, कारक, क्रिया विशेषण या संज्ञा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कारक। अब कारक जो होता है उसके बारे में आप जान लेंगे कि जो कारक होता है वो कोई भी क्रिया को करने वाला, मतलब कि क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है, क्रिया के साथ जिसका भी संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। तो जिस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध हो, इसमें बेसिकली संबंध को ही सूचित किया गया है, मतलब संबंध को ही यहाँ पर लिखा गया है। तो क्रिया के साथ जिसका भी संबंध होगा उसे हम कारक कहेंगे। तो यही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो कारक होते हैं उन्हें हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। कारक का आप अन्य नाम भी याद रखेंगे कि कारक जो है उसे हम परसर्ग भी कहते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारक। नेक्स्ट है हमारा फिर से आपके वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि वर्णमाला आपका कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर कौन सा है? हमने सभी स्वरों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, अ, आ, उ या ए। तो ह्रस्व स्वर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ह्रस्व स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने बताया था आपके 4 प्रकार के होते हैं आपके ह्रस्व स्वर, जिसमें आपके आते हैं अ, ई, उ और री। ये सभी आपके होते हैं ह्रस्व स्वर, जो कि आपके होते हैं 4 प्रकार के। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ हो जाएगा इसमें बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो आपका पूछा गया है लिंग से क्वेश्चन। लिंग आपके कितने प्रकार के होते हैं? यह आपसे पूछा गया हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 4, 3, 1 या 2। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। जो हिंदी होती है उसमें बेसिकली लिंग आपके होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है आपका स्त्रीलिंग और दूसरा होता है आपका पुल्लिंग। और इसी के अंतर्गत आता है आपका उभयलिंग। उभयलिंग आपका होता है जैसे कि मंत्री शब्द आपका उभयलिंग के अंतर्गत आएगा। और जो आपका मंत्री होता है वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो
हिंदी व व्याकरण में लिंग आपके होते हैं 2 प्रकार के। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, संज्ञा से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, ये आपको बताना है। बुढ़ापा, लोहा, पहाड़ या दल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहाड़। पहाड़, अब पहाड़ जो है आपका ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पहाड़ में आपके अनेक प्रकार के पहाड़ आ जाते हैं, इसीलिए ये एक जाति को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो आपका बुढ़ापा होता है वो आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। और जो आपका लोहा है ये एक पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और जो आपका दल होता है ये आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो आपका जो पहाड़ है वो एक जाति को प्रस्तुत कर रहा है, इसीलिए इसमें पहाड़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप देखेंगे तत्सम से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, वत्स, खेत, पीता या राय। तो जो तत्सम शब्द होता है वो बेसिकली संस्कृत शब्द होता है। तो आप देख सकते हैं, आपको पढ़ने से ही समझ आ रहा होगा कि जो वत्स है वो संस्कृत शब्द जैसा लग रहा है, तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो वत्स है आपका तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। और जो आपका खेत है उसका तत्सम शब्द होगा क्षेत्र। और जो आपका पीता है उसका तत्सम शब्द होगा आपका पितृ। और जो राय है उसका तत्सम शब्द होगा राजा। इस प्रकार से आपको तत्सम और तद्भव पता होने चाहिए। ये सभी आपके तद्भव है और ये इनके हैं तत्सम शब्द। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वत्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब आया गया है उपसर्ग से क्वेश्चन। उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। भिक्षुक, परिधि, मृग्या या इक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा परिधि। परिधि को अगर आप तोड़कर देखेंगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि परिधन धी बराबर परिधि। तो जो परि है ये आपका हो जाएगा उपसर्ग। और जो भिक्षुक है, मृग्या है, इक्षा है, ये आपका उपसर्ग नहीं होगा, ये आपके प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिधि। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। ये भी आपके पेडागॉजिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है। कक्षा में आपको बहुभाषिकता को परिभाषित करता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, तुम्हारी बड़ी बहन का नाम क्या है, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं, तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है, इसका आंसर सिर्फ एक ही निकलेगा, ये आपके बहुभाषिकता के अंतर्गत नहीं आएगा। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं, इसका भी ऑप्शन बिल्कुल एक ही निकलेगा, ये भी आपका नहीं हो सकता। तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया, जो आपने खाया होगा वो आप बताएंगे, ये भी इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बहुभाषिकता को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं माँ को अलग अलग भाषाओं वाले जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी भाषा में माँ के अनेक नाम को बताएंगे यहाँ, तो ये आपके बहुभाषिकता के अंतर्गत आ जाएगा। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। पर्यायवाची से पूछा गया क्वेश्चन है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपको बताना है। गिरा, वनिता, वागीशा या कंचन। इसका सही आंसर हो जाएगा वनिता। जो स्त्री का पर्यायवाची है, स्त्री को हम वनिता के नाम से भी जानते हैं और इसे नारी के नाम से भी जानते हैं, अबला भी कहते हैं, महिला भी कहते हैं, कांता भी कहते हैं, रमणी, कामिनी, इस प्रकार के नाम आपके स्त्री के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनिता। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और इसी प्रकार से अगर आपको सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस चाहिए प्रीवियस ईयर के, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सेक्शन के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम एक एक करके लाते जाएंगे। तो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में से सही हुए ये आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड वाले शब्द को गलत तरीके से बोलती है, तो आप क्या करेंगे। उसे ड वाले शब्दों को सीडी सुनने के लिए देंगे, उसे ड वाले शब्दों की सूची देंगे, उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने को कहेंगे, या फिर स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समझ प्रस्तुत करेंगे और उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास करेंगे। तो आप बताइए आपको सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसमें कौन सा लग रहा है। इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब आप उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे तो ये
सहज भाव, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने आज देखा सीजी टेट 2022 में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने देखा। जो आपके हिंदी के क्वेश्चंस थे उन्हें हमने देखा। तो आप कमेंट करके बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और ऐसे ही आपको सभी सेक्शंस की क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो हम सभी की बारी बारी से ऐसे क्लासेस लाते रहेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ अगर 500 मेंबर भी ऐड हो गए तो हम वहाँ सभी PDF प्रोवाइड कर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।